Hello everyone, hope so you all are good. With all of you have enjoyed your Independence Day yesterday. Hope so you all have enjoyed great weekend. Saturday Sunday आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा और फ्लैग होस्टिंग की होगी। इसी के साथ साथ हम लोग हमारे चैप्टर के साथ आज आगे बढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, हुचैम्बो गाइस, हुचैम्बो। चलिए, जैसे कि लास्ट लेक्चर में सबको पता है कि हम लोगों ने जीडीपी शुरू किया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और 3 अलग अलग मेथड्स में हम लोग जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाली चीज भी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो जीडीपी में हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस पे कैसे होता है, फैक्टर कॉस्ट पे कैसे होता है, काफी सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, मैंने आप लोगों को बोला भी था, ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी, क्या क्या चीजें जीडीपी में इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस पे होती है या फैक्टर कॉस्ट पे होती है, ये सारी सारी बातें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। Why the voice is not clear? Hello, am I audible, all of you? Okay, it's clear. Okay, 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 okay. समटाइम्स नेटवर्क इशू होता है राजा, इसलिए आप लोगों को शायद आवाज क्लियर नहीं आ पाती होगी, तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, नो वरीज। 1 second guys, let me check. Yes, I have started. कभी कभार ऐसा हो जाता है, हम लोग लेक्चर तो शुरू कर देते हैं, रिकॉर्डिंग चालू करना ही भूल जाते हैं, फिर हमको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। ओके, चलिए। ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद जीएनपी, मुझे पहले आप लोगों से ये पूछना है, मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग जीएनपी ये जो वर्ड है ये पहली बार सुन रहे हैं क्या आज, कि हम लोगों ने इसके बारे में पहले कुछ डिस्कस कर रखा है? बताइए। नहीं, अभी मेरे लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था क्या जीएनपी से रिलेटेड? नहीं किया था। ओके, ओके, नहीं किया था ना, ठीक है ठीक है, ओके। ये क्या था फिर, याद आया कुछ? नहीं, अरे कल स्वतंत्रता दिवस मनाना था, खुद के दिमाग को स्वतंत्र नहीं करना था पढ़ाई से कि सब बाहर कर दिया। याद आया क्या? अपन लोगों ने थोड़ा सा कुछ डिस्कस किए थे। ठीक है, इतना तो बता देते कि मैम हम जीडीपी पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये यहाँ पे डोमेस्टिक को हटा के नेशनल लगा दिया गया है, और नेशनल लगा दिया गया है तो हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, या जब हम नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं तो उसमें क्या एलिमेंट ऐड होता है, आप ही बताओगे मेरे को, मैं नहीं बताई। जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं तो हम क्या एलिमेंट ऐड करते हैं? वेरी गुड आशीष, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने चीख चीख के पढ़ाया था बेटा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब जीडीपी में इंक्लूड होता है, जब डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है, तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। दैट मीन्स जब हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड करते हैं। हमको जो उनसे इनकम मिली, हमारे रेसिडेंट्स ने जो उनसे इनकम कमाई, उसमें से हमने जो उनको इनकम पे करी माइनस करो तो नेट वैल्यू निकल जाती है, और वो नेट वैल्यू हम लोग इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक इनकम में, तो क्या बन जाती है? नेशनल इनकम बन जाती है। क्या बन जाती है? नेशनल इनकम बन जाती है। अब याद आया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इनकम पेड टू अब्रॉड, दैट इज व्हाट? नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद आया कुछ? ओके, चलिए। तो हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ पढ़ रखा था कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जहां पे हम लोग डोमेस्टिक इनकम में NFIA जब ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है।
तो डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या, मेरे देश की विद इन द टेरिटरी वाली इनकम, विद इन द बाउंड्रीज वाली इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम मतलब जो मैंने विद इन द बाउंड्री कमाई है, ठीक है। ओ वाओ, so nice to listen this, so nice to see this, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी मोटिवेटिंग, वेरी मोटिवेटिंग। सब लोग ये मैसेज को पढ़े जो आशीष ने लिखा है कि मैम ट्रैवल करते हुए आपका लेक्चर देखना हो तो देखो कि लोग कितने सीरियस हैं। और लाइव लेक्चर्स और ऑनलाइन क्लासेस का ये एक बेनिफिट है कि आप कहीं से भी, दुनिया भर में कहीं से भी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। मतलब आपको पता है कि आपकी मैम आपके लिए कहीं पे भी अवेलेबल है पूरे इंडिया में। आपको, मेरे को भी पता है कि मेरा स्टूडेंट हर जगह से मेरे लिए क्या है, अवेलेबल है। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी अप्रिशिएबल। ओके, तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोग क्या देख रहे थे कि भैया डोमेस्टिक इनकम मतलब जो मैंने विद इन द कंट्री कमाई है। डोमेस्टिक इनकम मतलब जो मैंने विद इन द कंट्री, विद इन द बाउंड्रीज कमाई है, ठीक है। विद इन द बाउंड्रीज, विद इन द कंट्री जो मैंने इनकम कमाई है वो मेरी डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन जब मैं उसमें इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देती हूँ तो वो क्या बन जाता है, नेट नेशनल, सॉरी हाँ, नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया क्या? समझा? इंडिया की, इंडिया में डोमेस्टिक इनकम, बाहर वाली इनकम ऐड कर दो तो क्या हुई बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या बन गया मेरा, नेशनल इनकम बन गया। समझा क्या? समझा? अरे भले ही बाहर से कमाई है पर कमाई तो इंडिया में है ना, हूं तो मैं इंडिया में, भले ही मुझे बाहर से मिल रही है लेकिन हूं तो मैं इंडिया में, जनरेट तो इंडिया में हुई है, तो वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और क्या बन जाएगा फिर वो, नेशनल प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम अपन जो अपने काम का रहेगा और एकदम प्रिसाइज अपन लोग स्टडी करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल या एकदम ही आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला कोई इरादा नहीं है मेरा। एकदम प्रिसाइज, एकदम शॉर्ट स्वीट सिंपल हम लोग देखेंगे। चलिए, जीएनपी इज द टोटल मेजर ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट वैल्यू। ये तो सबको पता है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मुझे क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो मुझे इंक्लूड करना ही पड़ता है, ठीक है। जो करंट प्रोडक्शन से हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, नेशनल इनकम में हम लोग करंट ईयर का ही प्रोडक्शन लेते हैं, तो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द करंट ईयर उसको तो हम लोग इंक्लूड करेंगे ही। उसके अलावा इंक्लूडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है, इसको इंक्लूड करना ही है। समझ में? तभी आप जीएनपी पे पहुंचोगे। जीडीपी में हम लोगों ने कहीं पे भी पढ़ा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? नहीं, क्योंकि वहां पे हम लोग इंक्लूड ही नहीं कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है बेटा, जीएनपी बन रहा है। क्या बन रहा है? जीएनपी बन रहा है। समझ में आया? गुड। अब जीएनपी इंक्लूड्स 4 टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये 4 टाइप के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जीएनपी क्या करता है, इंक्लूड करता है। पहला, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई इमीडिएट वांट्स ऑफ द पीपल। यस, कंज्यूमर गुड्स को इंक्लूड करता है। कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या, जो इमीडिएट वांट्स आपकी पूरी करते हैं, इमीडिएट वांट्स ऑफ कंज्यूमर को जो पूरा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। जैसे ब्रेड, बटर, ईटेबल्स, ये सब क्या है, आपके कंज्यूमर गुड्स है, जो कंज्यूमर की इमीडिएट वांट्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। समझ में आया? सेकंड, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट in capital goods consisting of fixed capital formation, residential construction and inventories of finished goods and unfinished goods। बोलने का मतलब ये है कि इसको क्या बोलते हैं, जीपीडीआई। मतलब ये क्या, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कैपिटल गुड्स में कर रहे हो, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में कर रहे हो, इन्वेंट्रीज में कर रहे हो, या अनफिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारा इन्वेस्टमेंट आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, जीएनपी में इंक्लूड होगा। समझ में आया? ये सारा इन्वेस्टमेंट आपका जीएनपी में इंक्लूड होगा। समझ में आया क्या? मतलब आप चाहे कैपिटल गुड्स में करो, चाहे आप रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में करो, इन्वेंट्रीज में करो, फिनिश गुड्स और अनफिनिश गुड्स किसी में भी इन्वेस्टमेंट करो, वो नेशनल इनकम में जीएनपी में इंक्लूड होगा। थर्ड, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट जितना भी प्रोडक्शन करेगी वो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। समझ में आया क्या? चलिए, नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स नोन एज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यस, आप नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी इंक्लूड करोगे, दैट इज व्हाट एक्सपोर्ट माइनस
इंपोर्ट, इसको आप क्या करोगे, जीएनपी में इंक्लूड करोगे। समझ में आया क्या? अब यहां से कुछ 6 से 7 पॉइंट्स है जो मैंने क्या करके रखे, हाईलाइट करके रखे कि ये पॉइंट्स में हमको इतना ही याद रखना है, तो इतना ही हम लोग पढ़ेंगे और इतना ही हम लोग याद रखेंगे। यानी ये मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वाइल कंसिडरिंग जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ते समय या कैलकुलेट करते समय ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं बेटा, ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब वो बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स थे तो मैंने क्या कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया। अब ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है यही हम लोगों को ध्यान में रखना है बेसिकली। तो आप भी अपने नोट्स में ये जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, जो लाइन मैंने हाईलाइट करी है, वो आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में, ठीक है, रिकॉल करने में आसानी हो। तो जब आप पढ़ने बैठे तो जो इंपॉर्टेंट है वो अपन पढ़ लेंगे। समझा क्या राजा? ओके, चलिए वन बाय वन शुरू कर दें। अब in this concept of GNP there are certain factors that have to be taken। तो जब आप GNP कैलकुलेट करते हो तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपको क्या करने, कंसिडर करने। पहला, फर्स्ट, GNP इज द मेजर ऑफ मनी। GNP में ऑब्वियसली हम मनी मेजर कर रहे हैं ना, इन टर्म्स ऑफ मनी नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। कभी भी नेशनल इनकम को इन टर्म्स ऑफ मनी ही मेजर किया जाता है। तो जीएनपी मतलब भी क्या, नेशनल इनकम। तो उसको भी किसके टर्म्स में मेजर करोगे, मनी के टर्म्स में मेजर करोगे। इन विच all kinds of goods and services produced in a country during a year are measured in terms of money at current prices and then they are added। बोलने का मतलब ये है कि जीएनपी को मनी के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का साल भर में प्रोडक्शन हुआ है उसको आपको करंट प्राइस पे इन टर्म्स ऑफ मनी क्या करना है बेटा, नेशनल इनकम में जीएनपी में इंक्लूड करना है। समझा क्या? वापिस से एक बार क्या बोला मैंने, आपको सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो साल भर में प्रोड्यूस हुआ है उसको करंट प्राइस में जीएनपी में इंक्लूड करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। समझा? ओके। सेकेंड पॉइंट, ओनली द फाइनल प्रोडक्ट्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। एक मिनट, इसको भी लेंगे हम। द मार्केट प्राइस ऑफ ओनली द फाइनल प्रोडक्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। ये लाइन का मतलब है इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कंसिडर नहीं करनी है, क्योंकि एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स भी यूज हुए होंगे अलग अलग फेज पे, लेकिन हमको फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू लेनी है। उसको बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट गुड्स लगे उसकी वैल्यू हमको नहीं लेनी है, हमको सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू लेनी है। समझ में आया क्या? बहुत सारे स्टेजेस होंगे जहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स इन्वॉल्व हुए होंगे, उसमें वैल्यूज ऐड हुई होगी, लेकिन आप लोगों को डायरेक्टली फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेना है। मार्केट प्राइस, फाइनल प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, फाइनल आउटपुट का जो प्राइस है वो आपको कंसिडर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग जीएनपी। समझा? तो ये पॉइंट में क्या याद रखना है, व्हाइल कैलकुलेटिंग जीएनपी फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट शुड बी टेकन। समझ में आया क्या? अगर इन केस आप, इफ दोज प्रोडक्ट्स आर काउंटेड at every stage they should be included many a times in the national product, consequently GNP would increase too much. To avoid double counting, therefore only the final product and not the intermediary goods should be taken into account। आप वैल्यू एडेड मेथड से भी जा सकते हो कि हर स्टेज पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम, लेकिन उनके बोलने का मतलब ये है कि वो वैल्यू एडिशन वाले मेथड से अगर आप जाते हो, हर स्टेज पे वैल्यू ऐड करने वाली मेथड से अगर आप जाते हो तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और डबल काउंटिंग के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए डायरेक्टली फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ली जाए। वेरी गुड, डन। थर्ड पॉइंट, गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज आर नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी। अरे जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने फ्री ऑफ चार्ज किसी को प्रोवाइड करी है उसकी वैल्यू जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरी बहन की मदद कर दी, मेरी मम्मी ने मेरे को पाल पोस के बड़ा किया, ये सब वैल्यूज को, ये सब चीजें जो हमने की फ्री ऑफ चार्ज, क्या हम लोग इसकी वैल्यूज नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? क्या नहीं, क्योंकि ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स इंक्लूड नहीं है। तो ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी सर्विसेज की वैल्यू हम लोग जीएनपी में इंक्लूड नहीं करते। समझ में आया क्या? फॉर एग्जाम्पल
bringing up of child by mother, imparting instructions to his son by teacher, recitals to his friend by musicians, ये सारी चीजें आपकी जीएनपी में इंक्लूड नहीं होती। यानी फ्री रेंडर्ड सर्विसेज की वैल्यू जीएनपी में इंक्लूड नहीं होती। फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब करंट ईयर में जो आपका करंट ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ है वही चीजों को आपको जीएनपी में इंक्लूड करना है, और जो चीजें करंट ईयर के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही उसको आपको जीएनपी में इंक्लूड नहीं करना है। जैसे सेल एंड परचेस ऑफ ओल्ड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स, ओल्ड गुड्स पढ़ा है अपन लोगों ने। शेयर्स एंड बॉन्ड्स, assets of existing companies are not included in GNP because वो लोग करंट ईयर के प्रोडक्शन में कुछ भी चीज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो ये वाला पॉइंट। करंट ईयर के प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन होगा उसी की वैल्यू जीएनपी में इंक्लूड होगी। प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन अगर नहीं है तो वो चीजें जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगी। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अभी वो तो जिस साल बना था उसी साल इंक्लूड हो गया था जीएनपी में। इस साल तो उसको वापस बेचा जा रहा है तो क्यों जीएनपी में इंक्लूड करूं। सेल एंड परचेस ऑफ डिबेंचर, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी में, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीब्यूशन है इनका। क्या ये गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो क्यों जीएनपी में इंक्लूड करूं। समझ में आया। एग्जिस्टिंग असेट्स, अभी ऑलरेडी है वो असेट, इस साल थोड़ी नहीं है, पिछले साल की असेट है वो, या कभी और ली होंगी, तो वो सब की वैल्यू जीएनपी में इंक्लूड नहीं होती। इन शॉर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जो कंट्रीब्यूशन देगा वही जीएनपी में इंक्लूड होगा, बाकी चीजें नहीं होंगी। समझ में आया। ओके, फिफ्थ वाला पॉइंट क्या कहता है, सोशल सिक्योरिटी। एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ओल्ड एज पेंशन, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक लोन्स आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी बिकॉज यहाँ पे उसके अगेंस्ट में आपको कुछ नहीं मिल रहा। जीएनपी में कौन सी वैल्यूज इंक्लूड होती है, फैक्टर पेमेंट वाली, बराबर, जहां पे लेन देन दोनों हो रहा है। जीएनपी में वो वैल्यूज इंक्लूड होती है जहां पे लेन और देन दोनों है। वन वे पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होते, ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होते, गिफ्ट, पेंशन, अलाउंस, ये इंश्योरेंस अलाउंस, ये सारी चीजें जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगी। क्योंकि बिकॉज द रिसिपिएंट डू नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस इन लिeu ऑफ देम, मतलब उसके बदले में रिसिपिएंट ने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है। भाई किसी बूढ़ा बूढ़ी को, जैसे किसी ओल्ड एज को, किसी दादा दादी को अगर पेंशन मिल रही है तो वो रिसिपिएंट है, लेकिन क्या उसके बदले में रिसिपिएंट ने हमको कुछ सर्विस प्रोवाइड करी, नहीं। तो वो कहाँ से आपका प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कुछ भी कंट्रीब्यूशन है उनका, तो वो चीजें जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगी। समझा। बट द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स, प्लांट्स एंड अदर कैपिटल गुड्स इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी, क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है रे भाई मेरे। अभी डेप्रिसिएशन क्यों इंक्लूड करेगा तू, जीएनपी है ना, ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड नहीं होता, उसमें इंक्लूडेड रहता है। नेट पे जब जाते हैं तब डेप्रिसिएशन हटाते, जमा। ओके राजा। सिक्स्थ पॉइंट, द प्रॉफिट अर्नड और लॉसेस incurred on account of changes in capital asset as result of fluctuation in market price are not included in GNP if they are not responsible for current production or economic activity. कैपिटल असेट को बेचते या खरीदते समय आपको कोई प्रॉफिट हुआ है बिकॉज ऑफ एनी फ्लक्चुएशंस, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनो। कैपिटल असेट्स को बेचते खरीदते समय अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है ड्यू टू फ्लक्चुएशंस, तो वो आपका जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये एक्टिविटी प्रोडक्शन एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। और जब चीजें प्रोडक्शन एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती तो वो जीएनपी में इंक्लूड नहीं होती। समझ में आया क्या? इसका एग्जाम्पल देखते चलिए। फॉर एग्जाम्पल, if the price of a house or a piece of a land increases due to inflation, इन्फ्लेशन के कारण वो जगह की वैल्यू बढ़ गई, महंगाई के कारण वो जगह की वैल्यू बढ़ गई, किसी लैंड की महंगाई के कारण जगह की वैल्यू बढ़ गई। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग, अब
उसने सेल किया, अब जगह की वैल्यू बढ़ गई, उसने क्या किया, सेल किया। अब प्राइस बढ़ने के कारण जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो जीएनपी का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिट उसने कमाया वो इन्फ्लेशन के कारण था, इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्रोडक्शन एक्टिविटी के कारण नहीं था, इन्फ्लेशन के कारण था। तो ऐसा प्रॉफिट जो इन्फ्लेशन के द्वारा कमाया गया, ऐसे प्रॉफिट जो कैपिटल एसेट के ऊपर इन्फ्लेशन के द्वारा कमाए गए, उसको हम जीएनपी में इंक्लूड नहीं करते, समझा। बट इफ ड्यूरिंग द करंट ईयर अ पोर्शन ऑफ अ हाउस इज कंस्ट्रक्टेड, यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, वहां सेल परचेज की हुई थी, constructed anew, the increase in the value of the house after subtracting the cost of newly constructed portion will be included. आपने घर बनाया, बराबर, क्या बोला हमने, और अब उसकी क्या होगी, वैल्यू ऑफ हाउस क्या होगी, बढ़ गई। तो जितने में आपने घर बनाया वो कॉस्ट अगर आप माइनस कर दो और फिर भी अगर उसमें इंक्रीज है वैल्यू में, तो वो वैल्यू आपकी जीएनपी में क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। समझ में आया क्या? घर बनाने के बाद वैल्यू बढ़ी ना रे, घर बनाने के बाद जितने से वैल्यू बढ़ी तो घर बनाने का खर्चा क्या कर दो, माइनस कर दो, फिर भी वैल्यू अगर इंक्रीज्ड है तो जितने से वैल्यू इंक्रीज्ड है वो आपका क्या रहेगा, जीएनपी में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की बात हो रही है, उसके कारण वैल्यू बढ़ी है, यहाँ पे प्रोडक्टिव एक्टिविटी इंक्लूडेड है, इन्फ्लेशन के कारण वैल्यू बढ़ी उसकी बात नहीं हो रही है, प्रोडक्शन के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण वैल्यू बढ़ी तो वो इंक्लूड होगा। ये देखो एमसीक्यू आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, कंस्ट्रक्शन के कारण वैल्यू बढ़ी तो इंक्लूड होगा, इन्फ्लेशन के कारण वैल्यू बढ़ी और प्रॉफिट कमा रहे हो तो इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया क्या? सिमिलरली वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स दैट कैन बी ascertained beforehand and are insured against the flood fire are not included in GNP। क्या बोला कि if there is a variation in the value of asset ड्यू टू एनी अनसर्टेनिटी दैट इज फ्लड, फायर, ये सब चीजें भी इंक्लूड नहीं होगी। अनसर्टेनिटी के कारण अगर वैल्यू ऑफ असेट में चेंज आता है तो वो भी जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगा। समझा? गुड बेटा, एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पूरा आएगा, कम से कम एक बार डिटेल में, ये आपकी रेगुलर क्लास है, एक बार डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैम फटफट पढ़ा दो और जाओ, एक बार रेगुलर क्लास में डिटेल में पढ़ना ही पड़ता है, भले ही बाद में रिवीजन में हम ऊपर ऊपर से देख लें, क्योंकि जब तक आपको ये देखो, ये एक एक लाइन में कुछ कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी छुपी हुई है जिसके ऊपर फट से एमसीक्यू आ जाता, लाइन ही उठा के डाल देते वो लोग एमसीक्यू में मॉड्यूल की। तो इसलिए मेरे को कभी कभार रीड करना और वो लाइनों को पकड़ना आवश्यक है, क्योंकि हमको भी मॉड्यूल लर्न नहीं रहती ना राजा, समझा। तो हर एक लेक्चर, हर एक पॉइंट, हर एक बात इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कब मैं किस पे बता दूं कि एमसीक्यू आ जाएगा, समझा। तो अभी अभी आपके पास टाइम है तो डिटेल में पढ़ना पुराएगा, बाद में नहीं पुराएगा, बाद में आप भगोगे और आधी चीजें छोड़ोगे। अभी टाइम है, रेगुलर लेक्चर अटेंड करो, डिटेल में पढ़ो और बढ़िया से पास हो जाओ। ये सारी चीजें एक बार काम के ऊपर से चली गई तो एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इलीगल एक्टिविटीज से इनकम अगर आपने अर्न करी तो जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगी। इलीगल एक्टिविटी है ना, रिलेटेड टू प्रोडक्शन और इकोनॉमिक थोड़ी ना है, तो इलीगल एक्टिविटी से इनकम अर्न करी तो वो जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगी। समझ में आया क्या? चलिए, जम गया यहाँ तक कि सबको? एनी डाउट टिल हियर? एवरीवन अंडरस्टूड? बताओ, समझा सबको? जल्दी बताओ, सो गए क्या कमेंट बॉक्स पे? वैसे भी मैंने आप लोगों को बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है, ज्यादा पंचायती करी नहीं है। ओके 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 एवरीवन, ओके, सबको समझ गया। ये एक सीसी बड़ा नया है, क्रिस्टल क्लियर। मेरे को तो आपकी क्लास में आके पता पड़ा कि ये सीसी भी कुछ होता है, बढ़िया है। चलिए, अब जैसे जीडीपी के 3 अप्रोच थे, जीडीपी के 3 अप्रोच थे, 3 मेथड थे, वैसे ही जीएनपी के भी 3 अप्रोच है। ऑब्वियस सी बात है, वो 3 अप्रोच कौन से रहेंगे? इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड। ठीक है, तो अब 3 अप्रोचेस के जरिए आप जीएनपी को क्या कर सकते हो? एस्टिमेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड के जरिए भी, अच्छा, वहां से सीखा है, ओके ओके। आप बहुत दिनों बाद आ रहे क्या? कीरत ना, राइट? आई एम प्रोनाउंसिंग राइट? कीरत, ओके। यस मैम। आप बहुत दिनों बाद दिख रहे, ऐसा लग रहा मुझे। एब्सेंट थे क्या? लेकिन 2 दिन में भी मैंने पकड़ लिया, ऑनलाइन क्लास में भी कि ये नहीं थी मेरी क्लास में।
ओके ओके। हाँ वैसे अपलोडेड है यूट्यूब पे, मिस हुआ है तो वहाँ भी देख सकते हो। ओके ओके ओके। चलिए। हाँ अच्छा ओके मनप्रीत, ये मैम ने इन्वेंट किया। ओके ओके ओके। चलिए, अब इनकम मेथड से आप जीएनपी अगर कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि नाम ही क्या है, इनकम मेथड। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सारी इनकम्स को ऐड करोगे और आप क्या निकाल लोगे, जीएनपी निकाल लोगे। ठीक है। इनकम मेथड कंसिस्ट ऑफ रेम्यूनरेशन पेड इन टर्म्स ऑफ मनी टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एनुअली इन अ कंट्री। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जितना साल भर में रेम्यूनरेशन जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने, 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उनको क्या रेम्यूनरेशन जाता है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। वो सारी चीजों को प्लस कर दो तो क्या बन जाता, नेशनल इनकम। वो यहाँ पे बोला है, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया तो देख लेते। सबसे पहला वेज एंड सैलरीज, पता है मेरे बच्चों को। ठीक है। अंदर दिस हेड ऑल इंक्लूडेड ऑल फॉर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरी अर्न थ्रू प्रोडक्टिव एक्टिविटी बाय वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, includes all sum received or deposited during a year by way of all types of contribution like overtime, commission, provident fund, insurance, कुछ भी हो। मैंने आपको बताया भी था, remuneration whether in kind whether in cash, और उसके अलावा भी जो भी फ्रिंज बेनिफिट्स हो, अलाउंसेस हो, जो कुछ भी हो, ओवर टाइम करके कमाया, कमीशन लेके कमाया, कुछ भी टाइप का कंट्रीब्यूशन हो बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, ये सारी चीजें आपकी वेजेस एंड सैलरी में इंक्लूड होंगी। तो ये सारी चीजें आपकी वेजेस एंड सैलरी में क्या होगी, इंक्लूड होंगी व्हाइल कैलकुलेटिंग जीएनपी। सेकंड पॉइंट, ये तो सबको ही पता है, बहुत इजी। रेंट कहीं से भी आ रहा हो, लैंड, शॉप, हाउस, फैक्ट्री एक्सेट्रा, रेंट आपको इंक्लूड करना है क्योंकि किसी की क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट, अंडर द इंटरेस्ट कम इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव बाय इंडिविजुअल अ कंट्री फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब अलग अलग सोर्सेज से इंटरेस्ट कमाया जा सकता है। ठीक है। मैंने कैपिटल लगाया तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। विच इज इन्वेस्टमेंट नॉट बोरोड बाय द बिजनेस मैन इन हिज पर्सनल बिजनेस। ठीक है। विच इज इन्वेस्टमेंट बोला है, उनने बोरोड वाला नहीं बोला, इन्वेस्टमेंट। बोरोड में और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। बोरो मतलब उधारी, इन्वेस्टमेंट मतलब भैया उसने इन्वेस्ट कर दिया, वो बिजनेस मतलब वो पैसा लगा रहा है। उधारी देने में और पैसा लगाने में फर्क होता है। बट द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंटल लोन सच हैज टू बी एक्सक्लूडेड बिकॉज इट इज मेयर ट्रांसफर ऑफ नेशनल इनकम। ये ट्रांसफर ऑफ नेशनल इनकम है, सिर्फ एक नेशनल इनकम का ट्रांसफर है, ये इंक्लूड नहीं होगा। बाकी इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इंक्लूड होगा। लेकिन बट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंटल लोन्स, गवर्नमेंटल लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड होगा। हम यहाँ पे कैपिटल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कैपिटल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो इंक्लूड। देखो कभी कभार क्या होता है, जो हमको समझ में आता ना उसको क्लियर रखना। यहाँ हमको क्या समझ में आ रहा है कि कैपिटल इंटरेस्ट इंक्लूड करना है, बराबर, तो बाकी चीजें काय को दिमाग लगाना, वो नहीं इंक्लूड होंगी। समझा? ओके राजा, ज्यादा इस दिमाग को टेंशन नहीं देना, ये क्यों वो क्यों, जो समझ में आ रहा हो समझ लेने। डिविडेंड, डिविडेंड अर्न्ड बाय शेयर होल्डर फ्रॉम कंपनीज आर इंक्लूडेड इन जीएनपी। यस, डिविडेंड सबको पता है, रिटर्न ऑन शेयर्स, शेयर्स पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे जो हमको रिटर्न मिलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स, रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, अब कंपनियां प्रॉफिट कमाती है, कुछ वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स के बीच में, कुछ उनके पास पड़ा रहता है। तो ये जो प्रॉफिट विच आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी एंड आर रिटेन्ड बाय देम इज आल्सो इंक्लूडेड। अरे भले ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कमाया तो ना, रिटेन करके रखा है मेरे पास, नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया लेकिन कमाया तो ना, तो वो भी जीएनपी में इंक्लूड होगा। फिर मिक्स्ड इनकम, सेल्फ इनकम, याद करो अपन ने देखा था कि सेल्फ प्रोप्राइटरशिप, डिविडेंड का क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब अब वो तो डिपेंड करता है ना, कंपनी पे करती है, कंपनी डिसाइड करती है कि डिविडेंड कितना जाएगा, कैसे जाएगा, डिसाइड होता है उनकी पॉलिसीज के हिसाब से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, शेयर होल्डर उसको अप्रूव करते हैं। समझ में आया? चलिए। डायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस, सॉरी, तो ये तो हो गया ना, मिक्स्ड इनकम हो गया। इंक्लूड प्रॉफिट ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस एज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड पार्टनरशिप, दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ जीएनपी। तो मतलब यहाँ पे अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस भी है, मतलब लीगली रजिस्टर्ड बिजनेस अगर नहीं भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है, तो वो लोग भी, जैसे इंडिविजुअल किराना शॉप होती है, सैलून होता है, ये लोग क्या होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं।
ठीक है, तो इनकी इनकम को भी जीएनपी में इंक्लूड किया जाएगा। डायरेक्ट टैक्स लेवीड ऑन इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस एंड अदर बिजनेसेस आर इंक्लूडेड इन जीएनपी। इंडिविजुअल्स के ऊपर जो डायरेक्ट टैक्स लगता है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। इनडायरेक्ट टैक्स तो सबको पता ही है, वो तो इंक्लूड होता ही है। द गवर्नमेंट लेवीज नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, जीएसटी, दीज टैक्स आर इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। यस, ये कमोडिटीज की प्राइस में क्या होता है बेटा, इंक्लूडेड होता है, ठीक है, और ये जीएनपी में इंक्लूड होगा। बट रेवेन्यू फ्रॉम दीज गोज टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी and not to the factors of production, therefore income due to such taxes is added to GNP। इसलिए GNP में क्या होता है बेटा, इंक्लूड होता है। डेप्रिसिएशन ग्रॉस वैल्यू है ना, तो क्या करेंगे, एवरी कॉर्पोरेशन मेक्स अलाउंस फॉर एक्सपेंडिचर ऑन वेयरिंग आउट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स। यस, सब लोग अपना अपना डेप्रिसिएशन का पार्ट क्या करते हैं, अलग बना के रखते हैं, क्योंकि उनका असेट्स का क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। फिर सिंस this sum also is not a part of income received by factors of production, it is therefore also included in GNP। तो ये GNP में इंक्लूड होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो होता ही है, सबको ही पता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आपका GNP में इंक्लूड होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक लास्ट का ब्रीफ है कि क्या क्या नेशनल इनकम में फ्रॉम जीएनपी में क्या क्या इंक्लूड होता है थ्रू अप्रोच ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड के अप्रोच से ये सारी चीजें जीएनपी में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या क्या बोलता है, देखो एक्सपेंडिचर मेथड में ये सारे आइटम्स आएंगे। पहला, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन। तीसरा, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चौथा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे 4 एलिमेंट्स आएंगे किसके, एक्सपेंडिचर मेथड। पहले बताओ इनकम मेथड में कोई डाउट, फटाफट जल्दी फास्ट। कहाँ गए, हेलो गुड मॉर्निंग, ओके, बाकी कहाँ गए, हाँ जग गए। चलिए, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पर्सनल कंजम्पशन। नाम ही क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जितना भी एक्सपेंडिचर पर्सनल कंजम्पशन पे हुआ है वो एक्सपेंडिचर हम इंक्लूड करेंगे। क्या बोला मैंने, जितना भी कंजम्पशन पर्सनल जितना भी एक्सपेंडिचर पर्सनल कंजम्पशन पे हुआ है, क्या बोला मैंने, जितना भी एक्सपेंडिचर पर्सनल कंजम्पशन पे हुआ है वो आपका जीएनपी में इंक्लूड होगा विद द मेथड ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। समझ में आया क्या, जैसे वहां पे उन्होंने बताया भी है कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं। देखो, गुड्स लाइक ड्यूरेबल गुड्स लाइक वॉच, बाइसिकल, रेडियो। सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स लाइक मिल्क, ब्रेड, घी, क्लोथ्स, ये सारी चीजें। मतलब बोलने का मतलब ये है, चाहे वो ड्यूरेबल गुड्स हो, सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो, कुछ भी हो, अगर आपने कंज्यूमर्स गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है, कंजम्पशन के ऊपर अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है, पर्सनल कंजम्पशन के ऊपर अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है, तो वो सारा खर्चा जीएनपी में इंक्लूड होगा। समझ में आया क्या। ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अंडर दिस comes the expenditure incurred by private enterprise on new investment। प्राइवेट एंटरप्राइज अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट करता है या रिप्लेसमेंट करता है तो उसको भी हम लोग जीएनपी में इंक्लूड करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट किस टाइप का, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, कैपिटल इक्विपमेंट, इसमें से आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, प्राइवेट एंटरप्राइज इसमें से किसी में भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो सारी चीजें आपकी जीएनपी में इंक्लूड होगी। समझ में आया क्या, क्या बोला इनने, इन अ पर्टिकुलर increase or decrease in inventory is added or subtracted from it। The inventory includes produced but unsold manufactured and semi manufactured goods during the year and stocks of raw material which have been counted for GNP। It does not take into account the financial exchange of, मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला इन्वेंट्री को कंसिडर किया जाएगा, शेयर्स और स्टॉक्स को कंसिडर किया नहीं जाएगा क्योंकि वो रियल इन्वेस्टमेंट में नहीं माना जाता। बाकी अगर आपने इन्वेंट्री में किया, गुड्स एंड सर्विसेज में किया, रॉ मटेरियल में किया, फिनिश गुड्स अनफिनिश गुड्स में इन्वेस्टमेंट किया तो वो इंक्लूड होगा, लेकिन स्टॉक और शेयर्स में किया तो वो इंक्लूड नहीं होगा। इन शॉर्ट, इन्वेंट्री में अगर आप गुड्स, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, अनफिनिश गुड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंक्लूड
और अगर स्टॉक और शेयर्स में करते तो एक्सक्लूड, मतलब नहीं होगा। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट मींस डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बस सिंपल, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो चाहे भले नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, जीरो आए, कुछ भी आए, वो कंसिडर किया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीएनपी। लास्ट वन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। पहले जो एक्सपेंडिचर हम लोगों ने लिया था वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर था, मतलब एक्सपेंडिचर डन बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस। यहाँ पे एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो गवर्नमेंट भी जो खर्चा कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर वो भी इंक्लूड होगा। समझ में आया क्या? क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो खर्चा लगता है ना यार चलाने के लिए। गवर्नमेंट के अंदर भी तो कितनी सारी सर्विसेज आती है जिसको वो रन करता है, जिसको वो चलाता है, जिसके ऊपर वो एक्सपेंसेस करता है। जैसे देखो वहां पे लिखा हुआ है सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट स्पेंड लॉट ऑन देयर एम्प्लॉइज, पुलिस, आर्मी, रन ऑफिसेज, गवर्नमेंट हैव टू स्पेंड ऑन कॉन्टिजेंसीज। पता नहीं रहता कब क्या हो जाए, उसके ऊपर भी स्पेंड करना पड़ता है। पेन, पेपर, पेंसिल, स्टेशनरी, फर्नीचर, कितनी चीजें होती हैं। तो ये सब के ऊपर भी गवर्नमेंट जो खर्चा करता है उसको प्लस करो। तो पहला क्या? प्राइवेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा क्या था आपका? इन्वेस्टमेंट वाला एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया? तो क्या बना आपका? एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए जीएनपी कैसे निकालते बताओ? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस, हाँ इतना है। तो शॉर्ट में ये बन गया उसका, से बड़ा बड़ा याद नहीं रहता तो शॉर्ट में ये सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्या बना? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। मेरे पीछे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। वापिस से सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या है आपका? जीएनपी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। लास्ट वन, 2 सेकंड का ब्रेक। चलिए, another method for measuring GNP is by value added. In calculating GNP, the money value of final goods and services produced at current price should be included. क्या बोला उन्होंने? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की आपको इंक्लूड करना है और आपको क्या मिल जाएगा? जीएनपी मिल जाएगा। यहाँ से मतलब अगर आप फाइनल वैल्यू लेते हो ना, फाइनल आउटपुट का अगर आप वैल्यू लेते हो ना, तो उससे आपका डबल काउंटिंग का इश्यू क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। मतलब एट दी लास्ट जो प्रोडक्ट बन के बाहर निकला उसकी वैल्यू लो। जैसे ब्रेड, हमने एग्जांपल लिया था, देखो आटा, सॉरी गेहूं, आटा, ब्रेड। तो गेहूं आटे से बना क्या? ब्रेड। ब्रेड में क्या क्या रॉ मटेरियल लगा? गेहूं और आटा। तो भैया गेहूं और आटा की वैल्यू तो ऑलरेडी ब्रेड की वैल्यू में इंक्लूडेड है ना, तो सीधा सीधा ब्रेड की फाइनल वैल्यू लो। कितने से वैल्यू ब्रेड में, कितने से वैल्यू गेहूं में ऐड हुई, कितने से वैल्यू आटे में ऐड हुई, ये सब टाइम पास छोड़ो। कितना कैलकुलेट करते रहोगे? डबल काउंटिंग हो जाएगी। सीधा सीधा फाइनल गुड्स की वैल्यू ले लो। समझ में आया? ओके, चलिए अब आता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस बोल रहा है वो। जीएनपी एट मार्केट प्राइस मतलब ही क्या? कि इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में जब मैं जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में जब मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इन्वॉल्व कर देती तो वो क्या बन जाता है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस बन जाता है। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस मतलब क्या? जहां पे आपका नेट इनकम, हाँ, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आप सब लोगों को पता है, हमने निकाला है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मतलब क्या? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या बन गया? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो तो क्या बन जाता है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस बन जाता है। सिंपल भाषा में यार, मार्केट प्राइस बोला है ना, इसका मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो इंक्लूडेड ही होगा, बराबर। और उसमें आप एनएफआई ऐड कर दो तो और क्या बन गया बेटा? आपका एन बन गया, जीएनपी बन गया। तो देखो ना, हमने डी को एन में कन्वर्ट किया तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दिया तो क्या बन गया? वो डी टू एन हो गया। डी था, डी मतलब क्या? डोमेस्टिक। एन में कन्वर्ट करना था, क्या ऐड किए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस मेरे पास अवेलेबल है, उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर दूं तो क्या बन जाएगा? जीएनपी एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। समझ में आया क्या? समझा? ओके। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या?
GNP एट फैक्टर कॉस्ट बोलता है कि इज द सम ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ द इनकम प्रोड्यूस्ड बाय अकरिंग टू द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन 1 ईयर। बात वही है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर, उनका सबको अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या बन जाता है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। इट इंक्लूड्स ऑल आइटम्स मेंशन्ड अबव द इनकम मेथड टू GNP लेस इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता। जब आप GNP एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे ना, तो आपको GNP एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। वो लास्ट लाइन क्या बोल रही है पता है आपको, कि GNP एट फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता, और ये हमको पता है क्योंकि वो फैक्टर कॉस्ट है ना, उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड किस में होता है, मार्केट प्राइस में होता है। किसमें इंक्लूड होता है बेटा, मार्केट प्राइस में होता है। समझ में आया क्या? देखो लिखा हुआ भी है नेक्स्ट लाइन में, GNP at market price always include indirect tax levied by government on the goods which raise their prices। जब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है तभी तो गुड्स की प्राइस बढ़ती है ना, नहीं तो फैक्टर कॉस्ट पे तो वो क्या रहता है, सस्ता रहता है। फैक्टर कॉस्ट पे जब हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते हैं तभी वो क्या बनता है, मार्केट प्राइस बनता है, उसी पे हम बेचते हैं। समझ में आया? तो गवर्नमेंट जब इनडायरेक्ट टैक्स लगाता है तभी वो क्या बनती है, मार्केट प्राइस बनती है। और कभी भी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा ही रहेगी। बहुत सिंपल लॉजिक है ये, कि मार्केट प्राइस कभी भी फैक्टर कॉस्ट से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। समझ में आया क्या? समझा? लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, GNP एट मार्केट प्राइस इज ऑलवेज हायर देन GNP एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया क्या? तो अगर आपको GNP एट फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे। GNP एट मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया क्या? आगे कुछ इंपॉर्टेंट है? और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है मेरे को बताओ, मेरा फॉर्मूला बताओ, मेरा चैट बॉक्स में जल्दी बताओ। क्या कंफ्यूजिंग लग रहा है सुष्मिता, यू कैन से बताओ। थोड़ा सा 2-3 बार जब हम लोग रीड करेंगे पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा डाउट। तुम सिर्फ इतना याद रखो, GNP एट फैक्टर कॉस्ट से अगर GNP एट मार्केट प्राइस पे जाना रहा तो क्या करते, नेट आईडीटी प्लस करते, और उल्टा जाना रहा तो क्या करते, माइनस करते। वही यहाँ पे ध्यान में रखना है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, वेरी गुड वेरी गुड। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी तो क्या मिल जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाता है। ओके, GNP एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, GNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। वही है, जब से वही तो पढ़ रहे हैं, एक बात बार बार। अच्छा, आगे का पढ़ना है कि शुड आई स्टॉप हियर? यहां तक का समझा? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बस मैम, नो बस मैम, बस थक गए कल। अरे मैम इतना तो भेजे में घुसने दो, अभी तो हम इसी में घूम रहे हैं। अभी तो हम GNP एट FC और GNP एट MP में हिले हुए हैं मैम। ओके ओके, ये मनप्रीत मेरे को बोल रहे पढ़ाने के लिए। अभी देख लो तुम क्या करना है मनप्रीत का। मैंने नहीं बोला, मनप्रीत। अंजलि भी बोल रही, मैं नहीं बोल रही। नहीं नहीं, हार्ड नहीं है। देखो कैसा है, इसको आप कैसे याद रखो मैं आपको बताऊं क्या। GNP एट फैक्टर कॉस्ट बोलता है कि जितने में मैंने गुड्स बनाया और उसमें जब मैं टैक्सेस इंक्लूड कर देती हूँ तो वो बन जाता है मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस। और GNP एट मार्केट प्राइस मतलब वो प्राइस जिसपे अपन गुड्स को बेचते हैं, जहां पे टैक्स इंक्लूड हो गया है। समझ में आया? तो आपको अगर फैक्ट, अब जैसे मैंने आप लोगों को कुछ दिन बताया था, देखो जब हमारे पास, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, समझ में आ जाएगा। जब हमारे पास GNP एट फैक्टर कॉस्ट है और मुझे अगर GNP एट मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम क्या करते थे, नेट आईडीटी को प्लस कर देते थे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को रिवर्स जाना है तो मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी नेट आईडीटी को। बस वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं यार, और यही पढ़ रहे कि GNP हमेशा फैक्टर कॉस्ट से, MP हमेशा FC से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब फैक्टर कॉस्ट में टैक्स प्लस हो रहा है तो मार्केट प्राइस तो फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा ही रहेगा ना। 10 रुपए की मेरी लागत है, बेच 15 रुपए में रही हूँ, तो मार्केट प्राइस तो फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा ही रहेगा। समझा क्या? समझा? यहाँ तक समझा सब लोगों को? कोई डाउट है तो मेरे को बिल्कुल व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
आराम से 2-3 बार पढ़ो, फिर भी अगर डाउट आता है तो मेरे को व्हाट्सएप पिंग करो, मैं आप लोगों को वॉइस मैसेज भेज के डाउट क्लियर कर दूंगी। कोई वरीज वाली बात नहीं है, स्टे काम, शांति शांति शांति, सब समझे? नहीं, आई हैव रिप्लाइड ईच एंड एवरीवन। आप वापस से पूछ लीजिए जो भी आपका डाउट है। मैंने बाकी सबको, मेरे को अभी रिसेंटली रिक्की ने डाउट पूछा था, अंजलि ने पूछा था, आई हैव रिप्लाइड। ठीक है, अच्छा, नोट्स के बजाय मैं वो शॉर्ट में लिख के पढ़ाया करूँ तो ज्यादा इजी रहता है। ओके ओके ओके, आई विल डू दैट, ओके आई विल डू दैट। या वो भी रहता है, वो भी रहता है। चलिए, तो यहाँ तक के सब लोगों को समझा सब लोगों को यहाँ तक के? कोई डाउट? किरत, आप मुझे डाउट वापस टेक्स्ट कर दीजिए, आपका जो भी डाउट है, आई विल क्लियर इट। सॉरी अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ तो। ओके गाइस, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक को खत्म कर दें, क्योंकि अब ज्यादा बातें बची नहीं है। फिर भी आप 2-3 बार रीड करिए, और मैं कोशिश करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, इसका ना मैं आपको ब्रीफ बना के दे देती हूँ, शॉर्ट में लिख के ब्रीफ बना के दे देती हूँ, तो वो ब्रीफ से आपको याद रहेगा। अभी कैसे बहुत सारे पैराग्राफ्स हो रहे हो तो आप लोगों को ऐसा लगता है कितना सारा है, तो आई विल मेक अ ब्रीफ एंड आई विल सेंड यू। ओके, चलिए गाइस, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।